हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आपका वेलकम करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डाउट्स का एक लिस्ट मेरे को भेजा है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब आप लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो कुछ बच्चों के आए थे मेरे पास, तो एक एक करके इन सबको निपटा देंगे आज। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। ये सबसे पहले इसको पेंट पे उतार देते हैं इस तरीके से। अब देखिए, तो क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया ऑफ फिगर फॉर्म्ड बाय लाइंस x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 2। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं x और y, इसमें x इज इक्वल टू -3 अगर हमको प्लॉट करना है तो ये -1 रहा, ये -2, ये -3। तो x इज इक्वल टू -3 कहीं यहाँ पर होगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू -3। अब आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 किधर होगा, ये y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हो गया, ये y इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू 2। तो ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये आ गई हमारे पास किसकी, y इज इक्वल टू 2 की। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस वाली लाइन पर कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, हमेशा y कोऑर्डिनेट 2 ही होगा। इसलिए हम कहते हैं ये वाली जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 2 है। सिमिलरली इस वाली लाइन पर कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लीजिए, उसमें x की वैल्यू जो है वो -3 ही होगी। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 3 यूनिट्स। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 2 यूनिट्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ फिगर फॉर्म्ड बाय x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 2। मतलब ये दोनों रेड कलर की लाइंस अलोंग विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी है बताइए। कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और हमारे पास ये दो रेड कलर की लाइन है। तो एरिया ऑफ फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन x इक्वल टू -3 तो हमारी ये हो गई, ये वाली लाइन, और y इक्वल टू 2 ये हो गई। और कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी है बताओ। कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास x एक्सिस एक ये वाली, और y एक्सिस एक ये वाली। तो हमें एरिया बताना है इस वाली शेप का। ओके, इस वाली शेप का हमें एरिया बताना है। अब ध्यान से देखिए, ये एक रेक्टेंगल नहीं लग रहा आपको, जिसकी लेंथ कितनी है 3 और ब्रेथ कितनी है 2, और हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास ये, इसको मैं पहले पेंट में ले जाता हूँ। क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 रेज टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 343। पहली इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, और दूसरी इक्वेशन गिवन है हमारे पास 343 रेज टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू 7। अब आप मेरे को बताइए 343 7 की कोई पावर होती है क्या। बिल्कुल होती है। ध्यान से देखिए, आप 7 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 7 49। इस 49 और 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 343 ही मिलेगा। ओके, तो 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब। इसका मतलब 7 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का क्यूब। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब और इस पूरे की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर हम। यहाँ पे देखिए बेस सेम है दोनों तरफ। जब कभी भी बेस सेम होता है दोनों तरफ, तो हम जो पावर्स हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं ऐसे केस में। आपने एक रूल पढ़ा होगा क्लास 9th में कि x रेज टू द पावर a रेज टू द पावर b जो होता है वो x की पावर a b ही हो जाता है, क्योंकि ये पावर्स ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो पावर्स हैं, फर्स्ट है 3, दूसरी है x माइनस वाई। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 7 की पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस वाई के साथ, और इक्वल टू 7। यहाँ पर राइट साइड में 7 की पावर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, फिर से बेस सेम आ चुका है हमारे पास, तो जो पावर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 3 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल टू 1। इस 3 को हम राइट साइड में भेज देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1/3। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 1/3।
सॉल्व करते हैं चलिए। ये y और -y तो कैंसिल ही हो गया, x और x मिलके बना देगा 2x, और 3 और 1/3 को भी प्लस कर दो, तो 3 + 1/3 हो जाएगा हमारे पास, 3 3 = 9 + 1 10/3। ओके, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2x। ये 2 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 5 = 10 होता है क्योंकि, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो सपोज़ आप यहाँ पे पुट कर देते हो, तो हमें पता है x माइनस वाई जो है वो 1/3 के इक्वल है। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 1/3। x कितना है 5/3, इसमें से 1/3 माइनस कर दो, 5 में से 1 गया तो 4/3, तो यह आ गई हमारी y की वैल्यू 4/3, और x की वैल्यू कितनी आई है 5/3। अब 5/3 4/3 चेक करते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है, 5/3 4/3 ऑप्शन बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, पढ़िए। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें जो एंगल ए है वो दे रखा है ऑब्ट्यूस एंगल, ओके, और इसमें गिवन है कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है पी सी के, और क्यू सी जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी के। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री बना रखा है ये परपेंडिकुलर का ही साइन है, मतलब परपेंडिकुलर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें ये पता करना है कि ए बी और ए क्यू का प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। सबसे पहला ट्राइंगल जो है वो है हमारा ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल देखिए आप, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो देखिए आप ए क्यू सी, ये दो ट्राइंगल देखिए। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू सी। ध्यान से देखिए, जो हमारा एंगल पी ए बी है, एंगल पी ए बी कौन सा एंगल है, वो ये रहा एंगल पी ए बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू ए सी के। क्यू ए सी कहाँ है, देखिए क्यू ए सी ये हो गया हमारा। ये दोनों क्यों इक्वल हो गए, रीज़न आपको पता ही है, रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और कोई एंगल आपको इक्वल लग रहा है दोनों ही ट्रायंगल्स में, बिल्कुल। एंगल पी जो है वो भी 90 डिग्री का है, और एंगल क्यू जो है वो भी 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री। ओके, अरे यहाँ पर तो दो एंगल इक्वल आ गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, इसका मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। इसलिए हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू सी बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यस और नो। अब ध्यान से देखिए, कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं हमारे पास, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो होता है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए पी, पहले दो देखो यहाँ पे ए पी अपॉन ए क्यू, तो ए पी अपॉन ए क्यू लिख देते हैं। वो किसके इक्वल हो जाता है बताओ, सेकेंड और थर्ड लेटर, सेकेंड और थर्ड लेटर क्या है यहाँ पे, पी बी और क्यू सी, तो हो जाएगा पी बी अपॉन क्यू सी। अब फर्स्ट और थर्ड लेटर देखो, फर्स्ट और थर्ड लेटर है ए बी, यहाँ पर देखो ए सी, तो ये इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी के। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ए बी और ए क्यू का प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे ए बी और ए क्यू हमें मिल कहाँ रहा है, ये रहा ए बी, जिसको मैंने सर्कल किया है, दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, और ए क्यू कहाँ पर है, ये रहा। तो हमें इन दोनों पेयर्स की ज़रूरत है ताकि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए बी और ए क्यू को, ए बी मल्टीप्लाई ए क्यू, तो हमको क्या मिल जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि ए पी इंटू ए सी। अब चेक करो ए पी इंटू ए सी जो है वो कौन से ऑप्शन में है, ए पी इंटू ए सी, वो ये रहा ए पी इंटू ए सी। अब ए सी इंटू ए पी लिखा हो चाहे ए पी इंटू ए सी लिखा हो, एक ही बात है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसको पहले मैं पेंट पे ले जाता हूँ। तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन है। अब इफ़ टू कोकोनट ट्रीज 15 मीटर और 25 मीटर, दो कोकोनट के ट्रीज़ हैं, एक 15 मीटर का एक 25 मीटर का, ये लग तो दोनों में इक्वली लग रहे हैं देखने में, तो ये ट्रायंगल जो है ना वो एक्यूरेट नहीं है, तो हम एक अच्छा सा ट्रायंगल बना लेते हैं पहले खुद से। ओके, तो दो ट्रायंगल हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, या दो पहले ट्रीज़ बनाएंगे हम, एक ट्री ये रहा, और दूसरा ट्री मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इनको ज्वाइन कर देता हूँ, ये ज़मीन है। ओके,
अब जो पहला ट्री है वो गिवन है कि 25 मीटर का है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 25 मीटर हो गया। जो दूसरा कोकोनट का ट्री है वो गिवन है 15 मीटर का, तो उसको हमने यहाँ से यहाँ पर कर दिया 15 मीटर। एंड दे आर 70 मीटर अपार्ट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे आर 70 मीटर अपार्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है 70 मीटर। आगे क्या लिखा हुआ है, देन हाइट ऑफ, हमें वो हाइट, देन हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच ट्री टू द फुट ऑफ अपोजिट ट्री। पहले तो देखो भाई ये बहुत ही खतरनाक लाइन बोल दी है इसने, और ढंग से पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। हमें हाइट पता करनी है किसकी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हाइट पता करनी है, मतलब ज़मीन से वो हाइट मेजर होगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन का जो कि ज्वाइन कर रही है टॉप ऑफ ईच ट्री, और टॉप ऑफ ईच ट्री कहाँ तक जा रहा है, फुट ऑफ अपोजिट ट्री। तो देखिए ध्यान से, तो टॉप ऑफ लेफ्ट वाला ट्री ये हो गया, बॉटम का जो बॉटम है जो दूसरे वाला अपोजिट ट्री वो ये हो गया, इनको ज्वाइन करवा दो। तो एक लाइन कुछ हमारे पास ऐसे आ जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब टॉप लो आप दूसरे वाले ट्री का, बॉटम लो आप लेफ्ट वाले ट्री का, इनको ज्वाइन करवा दो, ये भी एक लाइन आ गई। क्वेश्चन में ये लिखा तो हुआ था, ध्यान से पढ़ो, लाइन ज्वाइनिंग टॉप ऑफ ईच ट्री टू द फुट ऑफ अपोजिट ट्री। तो हमने लाइन को ज्वाइन करवा दिया, दो लाइन्स आ गई। अब हमें इनका क्या चाहिए था, इंटरसेक्शन। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला ये। इसकी हमें क्या पता करनी है, हाइट। हाइट का मतलब हो गया हमें इस वाले पॉइंट से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है हमें ये पता करना है, तो हम इसको मान लेते हैं h। ये h मान लिया हमने कुछ इस तरीके से। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब इनका नामकरण कर देते हैं, इसको बोल देते हैं a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा, इसको चलो p बोल देते हैं, इसको q बोल देते हैं, इसको r बोल देते हैं। अब फॉर सिंप्लीफिकेशन में एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ लाइन विच इज़ पैरेलल टू बी क्यू, और अब इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ये वाला ट्राइंगल ए बी क्यू, ये बड़े वाला ट्राइंगल जो है, ठीक है। अब इसमें हमें कोई एंगल गिवन नहीं है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कुछ एंगल्स मान लेते हैं अपनी तरफ से। अगर मैंने इसको थीटा बोल दिया, ये थीटा है, तो ध्यान से देखो ये भी थीटा हो जाएगा। रीज़न क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों, क्योंकि जो सी आर है वो किसके पैरेलल बनाया था मैंने, बी क्यू के, और जो ये ए क्यू है वो ट्रांसवर्सल है, तो जितना एंगल ये थीटा होगा उतना ही एंगल ये थीटा होगा, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया। सिमिलरली ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको फाई मान लिया, फाई भी एक एंगल होता है जस्ट लाइक थीटा, हम फाई मान सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है फाई से, तो आप जेड मान लो, डब्ल्यू मान लो, क्यू मान लो, कुछ एक्स मान लो, आपकी मर्जी है। तो फाई मान लिया मैंने इस वाले एंगल को। अब ध्यान से देखो, जो बी क्यू है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, और जो पी बी है वो इसके लिए क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। इसका मतलब यहाँ पे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट लग सकता है। तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो गया, फाई हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, क्योंकि जो आर डी है वो पैरेलल किसके है, बी क्यू के, और जो बी पी है वो उसका ट्रांसवर्सल है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ओके। अब ध्यान से देखो, अगर हम ट्राइंगल ए बी क्यू की बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी क्यू की, यहाँ पर टेन थीटा लगाओ, तो ट्राइंगल ए बी क्यू तो ये है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। इस थीटा की जस्ट सामने जो साइड है वो कितनी है, परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू है 25, और बेस कितना है इसके लिए, 70। इसका मतलब जो टेन थीटा है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 25/70। सॉल्व कर दो, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, अब ये बन गया 20, तो 5 4 ज़ा 20, तो ये आ गया हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/14 आ गई है हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए सी आर कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ए सी आर। अब ए सी आर कहाँ है, देखो ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा आर। इस ट्राइंगल ए सी आर में भी हम टेन थीटा लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी टेन थीटा अगर हम लगा दें तो टेन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपन बेस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमको पता है क्या, ये है ए सी, और बेस क्या है इसके लिए, सी आर। अच्छा, क्या हमें ए सी पता है, बिल्कुल नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ए बी 25 है पूरा का पूरा, और बी सी कितना है, बी सी इस हाइट के इक्वल होगा, तो यहाँ से लेके जो ए बी है वो तो 25 है, और बी सी है हमारा एच के इक्वल, तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, पूरे 25 में से हम क्या माइनस कर देंगे, एच। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई है 25 माइनस एच। तो एक काम करते हैं, टेन थीटा की जगह पुट कर सकते हैं 5/14, यहाँ पे पुट कर दो, तो टेन थीटा की जगह लिख दिया 5/14। ए सी की जगह ए सी ही रहने दो फिलहाल, या फिर ए सी की जगह कुछ और लिख सकते हैं क्या, हाँ ए सी की जगह लिख सकते हैं हम 25 माइनस एच, तो वो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया अपॉन सी आर।
इसको सॉल्व करो और सी आर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। तो यहाँ से सी आर आ जाएगा हमारे पास 14 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 25 माइनस एच के साथ अपॉन में 5, तो ये हमारे पास सी आर आ गया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सी आर आया हमारे पास। अब देख लेते हैं सी आर है कहाँ पर एक्चुअली। सी आर ये है हमारे पास, ये सी आर। अब अगर हमें आर डी भी मिल जाए किसी तरीके से और हम इन दोनों को प्लस कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 70 के। क्योंकि ये जो सी आर है, ये जो सी आर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये जो आर डी है, ये दोनों मिलके क्या बना देगा, सी डी। और सी डी किसके इक्वल है, खुद बी क्यू के, जो कि 70 है। तो अभी फ़िलहाल हम सी आर निकाल चुके हैं, अब हम आर डी निकालने की कोशिश करेंगे। अब आर डी वाले ट्रायंगल में देखो एंगल थीटा नहीं है, एंगल है फाई। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम tan फाई वाला कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। अब हम कंसिडर कर लेते हैं इन ट्रायंगल पी बी क्यू। पी बी क्यू में tan फाई लगाने की कोशिश करो। तो पी बी क्यू में दिखा देता हूँ एक बार आपको थोड़ा जूम करके। ये रहा पी बी क्यू, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में फाई ये रहा, फाई के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 और बेस कितना हो जाएगा इसके लिए 17, तो 70 तो tan फाई हो जाएगा इसके लिए 15/70, मतलब 15 डिवाइडेड बाई 70। अब डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो ये आ गया हमारे पास 3/14। तो tan फाई आ गया हमारे पास इस तरीके से। अब कंसिडर करेंगे हम इन ट्राइंगल पी आर डी। पी आर डी दिखाता हूँ और बताता हूँ यही वाला ट्राइंगल क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि पी आर डी में भी हमारे पास एंगल फाई गिवन है इसलिए। तो यहाँ पे tan फाई निकालो चलो। इन ट्राइंगल पी आर डी tan फाई क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास पी डी और बेस हो जाएगा हमारे पास आर डी। अब क्या हमको पी डी पता है, देखते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एच है और पी डी हमको पता नहीं, और पी क्यू हमें पता है पूरी की पूरी लेंथ 15 है। तो क्या मैं पी डी को ये कह सकता हूँ, ये 15 में से अगर मैं एच माइनस कर दूँ तो हमें पी डी मिल जाएगा। तो पी डी की जगह लिख देंगे 15 माइनस एच। तो ये आ गया हमारे पास पी डी की जगह 15 माइनस एच, और आर डी की जगह आर डी ही रहने दो फिलहाल। और tan फाई की वैल्यू जो 3/14 थी ना, उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो ये आ गया हमारे पास 3/14 इज इक्वल टू 15 माइनस एच अपॉन आर डी। इसको सॉल्व करो और आर डी निकालो। तो आपके पास आर डी आ जाएगा 14 टाइम्स 15 माइनस एच अपॉन 3। तो ये आपके पास आर डी आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। ये लेंदी क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर हम इस सी आर को और इस आर डी को प्लस कर देंगे तो हमें 70 मिल जाएगा। हमारे पास सी आर और आर डी दोनों की वैल्यू गिवन है। तो चलिए मैं दूसरे पेंट की विंडो पे आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख सके। सी आर प्लस आर डी इक्वल हो जाएगा आपकी 70 के। सी आर कितना आया था हमारा, देखिए सी आर कहाँ लिखा हुआ है, सी आर लिखा हुआ है ये। तो सी आर की जगह लिख दो 14 टाइम्स 25 माइनस एच, 14 टाइम्स 25 माइनस एच ओवर 5। और आर डी कितना आया था बताओ, आर डी आया था ये। तो ये आया था 14 टाइम्स 15 माइनस एच अपॉन 3, ये इक्वल आ जाएगा 70 के। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 5 3 ज़ा 15 हो गया, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करना है 3 को और 14 को। 14 3 ज़ा 42, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख देंगे 25 माइनस एच प्लस 14 5 ज़ा क्या होता है बताइए 70। तो यहाँ पे लिख दिए 70 15 माइनस एच इक्वल टू 15 7 ज़ा करना है अपन को। और 15 7 ज़ा कितना हो जाएगा हमारे पास 105। ओके, तो 15 7 ज़ा 105 और एक ज़ीरो जो है वो उसका एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 42 को और 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1050 माइनस 42h। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 15 और 70 को, तो 15 7 ज़ा 105, तो ये आ जाएगा आपके पास 1050 दोबारा माइनस 70h इक्वल टू 1050। 1050 ये वाला और ये वाला तो कैंसिल ही हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास है माइनस 42h और यहाँ पर आपके पास है माइनस 70h। अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा माइनस 112h, और 1050 ये वाला जो बचा है इसको राइट साइड में लेके चले जाओ तो ये हो गया माइनस 1050। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो जो h की वैल्यू है वो आ जाएगी 1050 ओवर, का मतलब डिवाइड कर रहे हैं किससे 112 से। अब इनको डिवाइड कर दीजिए,
डिवाइड करोगे आप तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको डिवाइड करना, इसकी डेसिमल वैल्यू आ जाएगी 87.5 मीटर। अब चेक करते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है 87.5 मीटर। 87.5 मीटर, अब यहाँ पे 87.5 मीटर तो हमको नहीं मिल रहा क्योंकि ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है आंसर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो इनकी आप डेसिमल वैल्यू निकाल लो और 87.5 चेक कर लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 87 प्लस 0.5, तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, यस और नो। तो 87 प्लस 1/2 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है हमको तो हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है नहीं ऐसा। तो फिर ऑप्शन यही है कि आप जो है इसको फर्दर सॉल्व करो। तो देखो मैं पहले ना इसको फ्रैक्शन में ही चेंज करता हूँ, लग रहा है ऐसे डेसिमल में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं इसको फ्रैक्शन में ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो 2 5 10, 2 6 12 इधर हो गया है ना। अब 1050 है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 525। अब ये कट नहीं रहा, तो अब हम इसको 56 को डिवाइड करेंगे 525 से, तो ये आ जाएगा 56 9 ज़ा कितना हो गया हमारे पास 504। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 0 गया तो 2, तो ये आ गया आपके पास, ये होता है क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में। क्यू कितना है हमारे पास 9, आर कितना है 21 और डी आया 56। तो 9 21/56 जैसा कुछ है हमारे पास देखो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 9 21/56। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है ये वाला, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन रटे हुए हैं तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन की एप्लीकेशन लग रही है। अभी जब कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा। देखो अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी आपके पास ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का, और बी डी जो है 6 सेंटीमीटर है, ये रहा बी डी 6 सेंटीमीटर, डी सी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है। ओके, अब ए सी पूछा गया है, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लगा सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब जो मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज है या फिर जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है क्लास 10th की, उसमें ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, देखो कि जो अगर ए डी एंगल बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का, तो ये इसको इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर देगा। किस तरीके से कि जो ए बी अपॉन ए सी है वो इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी के। ए बी अपॉन ए सी ये जो है ये इक्वल हो जाता है बी डी अपॉन डी सी के। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। बात समझ में आ गई? ए बी की वैल्यू गिवन है हमें 6, तो इसकी जगह लिख दो 6। ए सी की वैल्यू हमको पता नहीं, तो इसको तो हम x मान लेते हैं, चलो। बी डी की वैल्यू हमको पता है 6 और डी सी की वैल्यू हमको पता है 8। अब बस इसको सॉल्व कर दो, तो देखो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, इस 6 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24, इस x और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 24/3, तो वो 8 आ जाएगा आपके पास। तो इसका आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें पक्का मिसप्रिंट है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, इसमें कोई बहुत ही तगड़ी कैलकुलेशन हो रही है, हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वेट करो। इसमें आ रहा है ए बी अपॉन ए सी 6 अपॉन में x इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, तो 6 अपॉन में 8, 3 अपॉन 6 24, बिल्कुल x की वैल्यू 80 आ रही है। इसमें हमारा जो है ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी और तरीके से कुछ इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा, लेकिन इसका आंसर 8 ही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए देखिए, इस वाले जो क्वेश्चन में है इसमें हमें पी आर की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कहाँ है पी आर 12, ये रहा 12। पी एल दे रखा है 8, ये रहा पी एल 8। हमसे क्यू एम पूछ रहा है, ये वाला जो साइड है ये पूछा जा रही है। ओके, ध्यान से देखो, सबसे पहले जो ट्राइंगल पी एल आर है, बड़े वाला ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो क्या यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास एल आर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल आर का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 12 का स्क्वायर होता है 144, 8 का स्क्वायर होता है 64, और क्या मैं एल आर को ऐसे लिख सकता हूँ एल क्यू प्लस 6 और फिर इस पूरे का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 144 माइनस 64 कर दो इक्वल टू एल क्यू प्लस 6 का होल स्क्वायर कर दो। 144 में से 64 माइनस कर दो, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया तो आपके पास आ जाएगा 8, तो ये 80 बन गया। तो एल क्यू प्लस 6 के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 80। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल क्यू प्लस 6 है वो रूट 80 के इक्वल है, यस और नो। अब 80 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं इस तरीके से, देखिए 2 40 ज़ा 80, 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, और ये 5 सिंगल बच जाएगा, 5 सिंगल बच जाएगा बेचारा। तो देखो 2 2 तो ये हो गया तुम्हारा, ये तो एक सिंगल 2 बन गया, ये सिंगल 2 बन गया, ये रूट 5 बन गया। तो 2 2 या 4, 4 रूट 5 लिख सकते हैं रूट 80 को, तो यहाँ पे लिख दो 4 रूट 5। ये किसकी वैल्यू आई है एल क्यू प्लस 6 की, तो यहाँ से एल क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 रूट 5 माइनस 6। ये एल क्यू की वैल्यू आई है फ़िलहाल हमारे पास। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम एरिया निकालना चाहें ट्राइंगल पी एल आर का, जो कि बड़े वाला ही ट्राइंगल है, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखिए, ट्राइंगल पी एल आर दिखाता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको। ट्राइंगल पी एल आर ये रहा, बेस क्या है इसका बताओ। बेस है हमारा एल आर, और एल क्यू को अभी हमने निकाला ही है, और जो क्यू आर है वो 6 है। बेस हो गया एल आर और हाइट कितनी है 8, तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन 2 करना है हमको। तो बेस में लिख सकते हैं हम एल आर, और हाइट की जगह क्या लिख सकते हैं 8, तो 2 टाइम्स 4 इज़ 8, तो ये आ गया हमारे पास 4 टाइम्स एल आर, ये एल है। अब जो एल आर है उसको हम क्या लिख सकते हैं एल क्यू प्लस क्यू आर। एल क्यू कितना है हमारे पास अभी निकाला हमने 4 रूट 5 माइनस 6, और क्यू आर कितना है 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बस इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 4 4 जा 16 रूट 5। तो ये आया हमारे पास एरिया किसका ट्राइंगल पी एल आर का। तो जो बड़ा ट्राइंगल है ट्राइंगल पी एल आर, इस पूरे का एरिया है वो कितना अभी क्या आया था हमारे पास, ये आया था 16 रूट 5। इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरे विंडो पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे लिखता हूँ, वरना यहाँ पे बहुत गुचड़ गुचड़ हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल पी एल क्यू का। पी एल क्यू दिखाता हूँ कहाँ पर है, देखो थोड़ा जूम करता हूँ, पी एल क्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है ट्राइंगल पी एल क्यू, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा एल क्यू, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और हाइट क्या हो जाएगी 8। तो इस वाले ट्राइंगल का मैं अब एरिया निकाल लूँगा ट्राइंगल पी एल क्यू का। तो देखिए ट्राइंगल पी एल क्यू का फिर से एरिया निकालना चाहते हैं, मतलब इसका तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा एल क्यू, अभी बताया था थोड़ी देर पहले एल क्यू हो जाएगा, और हाइट क्या लेंगे हम 8। एल क्यू अभी निकाला था हमने, और वो आया था हमारा 4 रूट 5 माइनस 6। चेक कर सकते हो आप अपनी कॉपी में अगर साथ साथ में लिख रहे हो तो, इंटू 8। इसको सॉल्व कर दो, 2 4 ज़ा 8। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 रूट 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 16 रूट 5, और इस 6 को और 4 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 24। तो ट्राइंगल पी एल क्यू का एरिया आ गया हमारे पास 16 रूट 5 माइनस 24। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है 8, तो 8 2 जा 16, ये हो गया 8 3 जा 24। तो इस तरीके से हमारे पास एरिया आ गया किसका ट्राइंगल पी एल क्यू का। अब देखो इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ध्यान से देखो आप फिगर में, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कहाँ है, ये रहा पी क्यू आर। अब अगर मेरे को ये वाला एरिया निकालना है ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका जो एरिया होगा वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में से अगर मैं ट्राइंगल पी एल क्यू का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे को ये ब्राउन कलर का एरिया मिलेगा नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो वैसे ही करेंगे। तो ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एरिया है वो किस तरीके से निकाला जा सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एल आर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एल क्यू को। अब ध्यान से देखो ट्राइंगल पी एल आर जो है उसका एरिया कितना है, ट्राइंगल पी एल आर का एरिया हमने निकाला था, कहाँ है वो है 16 रूट 5, तो यहाँ पे लिख दो 16 रूट 5 माइनस। अब हमें माइनस करना है ट्राइंगल पी एल क्यू का एरिया, वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर लिख देंगे, देखो तो ये हो जाएगा माइनस में 8 टाइम्स 2 रूट 5 माइनस 3। अब सॉल्व करते हैं फर्दर, देखो ये हो जाएगा 16 रूट 5
माइनस 8 जा कितना होता है 16, तो ये आ गया 16√5। इस -8 और -3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा +24, ये आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो आया है वो 24 आया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो खुद एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर ये खुद एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? इसका बेस हो जाएगा पी आर जो कि है हमारा 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो हो जाएगा क्यू एम। यस और नो? तो इस तरीके से हम ट्रायंगल पी क्यू आर जो है उसको भी ये भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ बेस। बेस कितना लिया था हमने? बेस था हमारा 12 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी क्यू एम, और ये एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 24 है। तो बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। 2 6 ज़ा 12, तो हमने देखा 6 टाइम्स क्यू एम कितना है हमारे पास 24, और 6 कितने जा 24 होता है 4 जा। इसका मतलब कि क्यू एम की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई या नहीं आई? अब चेक करते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं है। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो उसके लिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पीछे से ठक ठक की आवाज़ आ रही है, सॉरी, लेकिन ये मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी आप लोगों को करना पड़ेगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 14। आधे से ज़्यादा बच्चे तो यहाँ तक पहुँचे भी नहीं होंगे, वो स्टार्टिंग में ही मतलब निकल लिए होंगे। स्टार्टिंग के 2-4 मिनट देखते हैं वीडियो, उनको पढ़ने का शौक है नहीं, तो वो शायद ही बहुत ही कम बच्चे होंगे जो इस वाले टाइम पर देख रहे होंगे वीडियो, क्योंकि लंबी हो चुकी है वीडियो काफ़ी फ़िलहाल। ठीक है, देखता हूँ कब तक मैं इसको अपलोड कर पाता हूँ, कोशिश करूँगा आज ही कर दूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, और वो इंस्क्राइब्ड है किसमें? एक सर्कल में। तो मैंने सर्कल बना लिया, अब इसमें मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, वैसे तो ये है, अब लग नहीं रहा हो तो बस मान लो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा, तो सेंटर बना देते हैं। सबसे पहले सेंटर कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ओ, ये ए, ये बी, ये सी। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये ओ ए हो गया, ठीक है, ये ओ ए हो गया, और ये हो गया तुम्हारा ओ बी, और ये हो गया ओ सी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ये भी 8 है। देन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आपको किसी भी साइड निकाल सकते हो आप, चाहे वो तो ए बी निकाल लो, चाहे बी सी निकाल लो, चाहे ए सी निकाल लो, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए कोई भी निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात ध्यान से सुनो, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, इसका नाम दे दिया डी। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल ओ बी डी है, इसमें हमारे पास ओ बी कितना है 8, और ट्राइंगल जो ओ डी सी है उसमें ओ सी कितना है 8। तो ये जो ओ बी है, ओ बी, ये किसके इक्वल है हमारे पास? ओ सी के। यस और नो? और ये वाला जो एंगल है ये इसके भी इक्वल है, और ये वाली जो साइड है ये वाली साइड कॉमन है, और साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइड्स अगर अपोजिट वाली इक्वल होती हैं तो जो एंगल अपोजिट वाले होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो ध्यान से देखो, हम डबल ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते इनको, ये ए और ये एस, तो डबल ए एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ट्राइंगल बी ओ डी और ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एमसीक्यू पेपर आ रहा है। बात क्लियर होगी? ठीक है, अब बात ध्यान से सुनो। अब ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये पूरा का पूरा एंगल होगा 60 डिग्री, है ना? अब 60 डिग्री तो है ये। अब अगर मेरे को ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला एंगल कितना है, तो कैसे किया जा सकता है? क्या हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को किसी तरीके से? तो ये हो गया हमारा कॉमन होगी साइड, ये तो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये तो कॉमन हो गई, और ये वाली जो है ये और ये इक्वल तो हम कर नहीं सकते, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें ये पता है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो रेडियस होता है ना, ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियस होता है ना,
ऐसी फिगर में वो एज अ हमारा मतलब बाइसेक्टर की तरह काम करता है। सिमिलरली हमारा ये वाला जो एंगल है वो भी 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो भी 30 डिग्री का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो देखो, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। 30 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा बताओ, बी डी। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस है इसके लिए ओ बी, जिसकी वैल्यू है 8। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और बी डी अपॉन 8 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास जो बी डी है वो किसके इक्वल आ गया, 4 टाइम्स √3 के। और थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था मन मन में ही भले ही कि जो बी डी है वो किसके इक्वल है, डी सी के बाई सी पी सी टी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए थे। तो बी डी और डी सी इक्वल होगा, मतलब डी सी की वैल्यू भी कितनी है, 4√3। और हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी थी, तो बी सी हो जाएगा बी डी प्लस डी सी। तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, बी डी कितना है 4√3, डी सी कितना है 4√3, तो इसका आंसर हो जाएगा 8√3। बात समझ में आई या नहीं आई, इसका आंसर है 8√3। अब ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ना 4√3 की जगह 8√3 होना चाहिए था, तभी इसका आंसर मैच करता। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में गड़बड़ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 15, देखिए। इसको यहाँ पर कर देते हैं, है ना। ध्यान से देखो, अब ये ट्रायंगल ए बी डी जो है ये एक वो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ए डी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, मतलब बी डी के स्क्वायर के, है ना। सिमिलरली ये वाला जो ट्रायंगल है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से भी ए डी के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो ए डी का स्क्वायर आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया। ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी सेम नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी के स्क्वायर के। यस और नो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो माइनस डी सी का स्क्वायर है इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके चले जाता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसका भी रीज़न बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए सी का स्क्वायर प्लस 2bc/bd इक्वल टू, हमें ए सी के स्क्वायर से लेना देना है ना, तो मैंने ए सी के स्क्वायर को दूसरी जगह ही ले गया। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कुछ ना कुछ हमें एक्सप्रेशन मिल ही जाएगा। चलिए अब इसको कोशिश करते हैं आगे सॉल्व करने की। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब जो डी सी का स्क्वायर है, ध्यान से देखो फिगर में डी सी का है, ये रहा डी सी। क्या डी सी को मैं लिख सकता हूँ कि बी सी में से बी डी माइनस कर देंगे तो डी सी मिल जाएगा। तो डी सी को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी। तो यहाँ पे लिख दो बी सी माइनस बी डी किसकी जगह, डी सी की जगह। लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन में तो इसका स्क्वायर था, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब चलिए आगे चलते हैं। ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इन, हाँ 2ab बस हो गया, इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट दो, बी डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है। अब ध्यान से बात सुनो, हमें क्या चाहिए था, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी ए सी का स्क्वायर प्लस 2bc/bd की। तो माइनस 2bc/bd है ना, इसको अगर आप इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके चले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो दूसरी तरफ क्या बच गया, सिर्फ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर। अब चेक करो ये कौन से ऑप्शन में है, मेरे को लग रहा है ऑप्शन ए में था, चेक करते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन ए में है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। देखो भाई, पहले भी क्लास के टाइम पे मैंने कई बार बताया है कि अगर कोई व्हील है वो रोड पर चल रहा है कुछ इस तरीके से, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होता है डी वो इक्वल हो जाता है 2πr, जो कि सरकमफ्रेंस है इनटू नंबर ऑफ़ टर्न्स के। इसका मतलब अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ़ टर्न्स निकालनी है तो हम डिस्टेंस को 2πr से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है बेसिकली, नंबर ऑफ़ टर्न्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन सरकमफ्रेंस। हमसे ये तो पूछेगा कि कितनी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होंगी, n निकालना है हमको। रेडियस दे रखा है 1.4 मीटर
और डिस्टेंस दे रखा है 176। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करनी है। डिस्टेंस कितना दे रखा है 176, तो डी की जगह 176 डाल दो। 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस दे रखा है 1.4। इस पॉइंट को हटा दो, नीचे 10 आ गया। 7 2 ज़ा 14। अब ध्यान से देखो, 2 8 ज़ा 16 और फिर से 2 8 ज़ा 16। अब ये दोनों भी कट जाएंगे कैसे, 11 की टेबल से। 11 8 ज़ा 88, 11 2 ज़ा 22, फिर ये भी कट गया। 2 4 ज़ा 8, तो ऊपर बचा क्या सिर्फ 4, नीचे क्या बचा है सिर्फ 2, तो इधर बचा है ये 10 को ऊपर ले जाओ तो 40/2 आ जाएगा। 40/2 आ गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20, चक्कर 20 आ गई एन की वैल्यू। ऑप्शन में देखो कहाँ पर है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गई बात? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार सच में। अब लग रहा है एक करके डाल देनी चाहिए थी वीडियो, मतलब एक क्वेश्चन करके। चलो कोई बात नहीं, अब लंबी जा रही है तो जा रही है। जिसको पढ़ना होगा वो पूरी देखेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो नहीं देखेगा। कहाँ पर है ये रहा, देखो। तो क्वेश्चन में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, जिसको साफ नहीं दिख रहा उसके लिए मैं दोबारा ये इक्वेशन लिख देता हूँ। x³ + ax² + bx + c, इसका जो एक ज़ीरो है, वन ऑफ द ज़ीरोज़, वो दे रखा है -1। हमें पता है इसके 3 ज़ीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो ये मान लेते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -1। अब हमें बीटा और गामा नहीं पता। ओके, अब हमको ये भी पता है कि अल्फ़ा + बीटा + गामा जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, -b/a होता है फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसमें यहाँ पर हमारे पास a होता है, ये b होता है, ये c होता है और ये d होता है। उस केस में हम -b/a बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -b/a, ये हो जाएगा हमारा -a ओनली। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा जो है वो क्या हो जाएगा, वो होता था फार्मूला हमारा c/a। तो c/a में वो तब होता था जब इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी, देखो। तो c/a में यहाँ पे c की जगह b लिखा हुआ है, a की जगह 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा b सिर्फ। ऐसे ही जो अल्फ़ा बीटा गामा होता है वो होता था -d/a। d की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है c, तो -d की जगह हो जाएगा -c और a की जगह तो 1 ही लिखा हुआ है। इतना समझ में आ गया? ध्यान से देखो, अल्फ़ा की वैल्यू -1 गिवन थी, पुट कर दो जहाँ जहाँ पे पुट हो रहा है, इसकी जगह -1 पुट कर दो। तो जो बीटा गामा है वो आ जाएगा c, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बीटा गामा c आ गया। अब बीटा गामा c आ गया तो हम उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा, और बीटा गामा की जगह c पुट कर देते हैं, और गामा अल्फ़ा = b। हमें पता है अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, -1, पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -बीटा + c, और अल्फ़ा की जगह -1, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा -गामा = b। तो हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। वो रिलेशन ये है कि बीटा + गामा, मैं बीटा और गामा वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके जा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा c - b के इक्वल। थोड़ी देर पहले हमने देखा था अल्फ़ा + बीटा + गामा किसके इक्वल है, -a के। अब इस एक्सप्रेशन को इसमें पुट कर दो, तो अल्फ़ा + बीटा + गामा है -a के इक्वल, और अल्फ़ा और बीटा + गामा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, c - b, और अल्फ़ा की जगह पुट कर सकते हैं कितना, -1। तो ये है इक्वल किसके, -a के। और क्वेश्चन में जो हमें एक्सप्रेशन निकालना था वो पूछा गया था देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ अदर टू ज़ीरोज़ मतलब कि हमें बीटा और गामा का निकालना था वैल्यू, और बीटा और गामा के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू c है। तो ये काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन से c निकाल लो सबसे पहले। तो ये हो जाएगा b - a + 1, तो यही हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ अदर टू ज़ीरोज़ मतलब बीटा गामा का प्रोडक्ट पूछा था, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू तो -1 गिवन थी, और बीटा गामा c के इक्वल आ चुका था, और c किसके इक्वल आ गया, b - a + 1 के। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है, b - a + 1 दिख रहा है कहीं, b - a + 1, हाँ ऑप्शन सी है इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें हमें दिया हुआ है tan θ sec θ - 1, ऐसे तो ट्रिक हो गया है। चलो भाई ये बहुत ठक ठक हो रहे हैं, मेरी गलती नहीं है, माफ़ करना मेरे को, ठीक है। लेकिन मेरे को वीडियो बनानी थी आज किसी भी हालत में, वरना बच्चों का लॉस हो जाता।
और फिर मैं कल का टाल देता तो कल का कल ही चले जाता, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ओके, अब देखो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस वन। टेन थीटा की जगह पुट कर दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो सेक थीटा माइनस वन है इसमें सेक थीटा की जगह पुट कर दो वन अपॉन कॉस थीटा, और ये माइनस वन तो है ही है। फिर से टेन थीटा की जगह पुट कर दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर सेक थीटा की जगह पुट कर दो वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका क्या आएगा बताओ? कॉस थीटा आएगा, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम फिर से कॉस थीटा आएगा, तो हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लासेस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा? साइन थीटा अपॉन में वन माइनस कॉस थीटा, और ये बचा साइन थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा। इतना क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में साइन थीटा दोनों जगह लिखा हुआ है, तो साइन थीटा कॉमन ले लो बाहर। साइन थीटा अगर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, नीचे वन के नीचे इधर आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व मैं इधर कर रहा हूँ थोड़ा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसका एलसीएम देखो, एलसीएम आएगा वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, तो एलसीएम लेने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा इधर वन प्लस कॉस थीटा, फिर वन माइनस कॉस थीटा, अपॉन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन। वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा जब नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि वो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कुछ कट रहा है क्या? कॉस थीटा और ये माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा कट गया, और इन दोनों को प्लस करोगे तो टू आ गया, तो ऊपर आ जाएगा टू साइन थीटा, अपॉन में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब ध्यान से देखो, ये जो साइन थीटा है ये कट जाएगा स्क्वायर से, तो बच के टू अपॉन साइन थीटा, और वन अपॉन साइन थीटा होता है कोजेक थीटा, तो इसका आंसर हो गया टू कोजेक थीटा। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, टू कोजेक थीटा। टू कोजेक थीटा ऑप्शन नंबर सी, तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो कि एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होता ही है, पूछा गया है देन, देखो स्पेलिंग ही गलत है, ये मिसप्रिंट बहुत है, ये वाले जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है इनमें। देन सम ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, इसका मतलब समझो, सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। टेकन टू एट अ टाइम मतलब कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इनका क्या कर देना है? सम कर दो इनको। हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये हो जाता है हमारा सी अपॉन ए के इक्वल, क्योंकि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा करोगे तो आ जाएगा सी अपॉन ए के इक्वल, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सपोज ऐसा पूछा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फ़ा बीटा गामा, तो आंसर हो जाता माइनस डी अपॉन ए, तो इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, यहीं पर कर दिया हमने डायरेक्टली। अब ये वाला तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ी देर पहले ही करा था, डिट्टो, मतलब एक लेटर का भी डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए ये स्किप हो रहा है। अब ये वाला देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ बहुत फास्ट हूँ मैं, मेरे को पता है, लेकिन मेरे को लग रहा है तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, और रीज़न उसका ये है कि अभी तुम्हारे बोर्ड आने वाले हैं और तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। अच्छा, और के जीरो के इक्वल नहीं है। अच्छा, एक अगर नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी, ये जीरो है, अब के जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब वो यहाँ पर लाई तो नहीं करता है जीरो पे, लेकिन वो राइट में लाई कर सकता है और लेफ्ट में लाई कर सकता है। लेफ्ट में लाई करेगा, इसका मतलब के कैसा नंबर हो जाएगा? नेगेटिव। राइट में लाई करेगा मतलब के कैसा नंबर हो जाएगा? पॉजिटिव। तो के दोनों केसेस पॉसिबल है, के पॉजिटिव भी हो सकता है, के नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि के जो है ना वो पॉजिटिव नंबर है, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो है। और दूसरे केस में जो कि केस 2 है, उसमें जो के है वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, जो पॉलिनोमियल था वो हमें गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। अब हमसे जीरोज़ की बात कर रहा है तो हम इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर सकते हैं दोनों ही जगह, यहाँ पे भी इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो और यहाँ पर भी इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो। ओके, अब बात सुनो आगे ध्यान से। हमें ये पता है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो हो जाएगा माइनस के, और जो अल्फ़ा बीटा होता है वो होता है सी अपॉन ए, तो हो जाएगा के अपॉन वन ओनली। यहाँ पर देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस के हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा? के ओनली। अब सुनो, यहाँ पर है ट्रिक असली। केस 1 में हमने के को कैसे नंबर माना था? पॉजिटिव कि नेगेटिव?
पॉजिटिव माना था, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। अब ये के पॉजिटिव तब होगा जब अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर अल्फ़ा और बीटा दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हो गए ना तब भी दोनों के नेगेटिव का प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव नंबर ही दे देगा। लेकिन सपोज़ एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव बन जाएगा, जो कि पॉजिटिव के इक्वल नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों के सेम साइन होंगे, ये बात कन्फर्म हो गई। मतलब अल्फ़ा और बीटा जो है बोथ पॉजिटिव भी हो सकता है और अल्फ़ा और बीटा बोथ नेगेटिव भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? दो केस बन गए यहाँ से सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन से। अब अगर हम यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के, ध्यान से देखो के कैसा नंबर है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव नंबर है, तो के तो पॉजिटिव है, उसके बाहर अगर नेगेटिव का साइन लगा दिया तो ये नंबर कैसा बन गया? नेगेटिव बन गया। अब एक बात बताओ, बाई चांस अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या कभी भी दो पॉजिटिव नंबर को प्लस करके हमें नेगेटिव नंबर मिल सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए अल्फ़ा और बीटा जो है दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव हो गए ना तो वो नेगेटिव नंबर कभी नहीं दे पाएंगे, जो कि हमारा माइनस के वाला केस है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये वाला समझने में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार बार NIP टाइप हो जाता है, SNIP की जगह। क्वेश्चन नंबर 9, देखो भाई एक और उम्दा क्वेश्चन। तो पॉलिनोमियल ये दे रखा है, पूछा गया इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। हमें पता है कि अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज होते हैं इसके, हमने मान लिया जो दोनों जीरोज हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि अल्फ़ा और बीटा इक्वल है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। अब हमको ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए, ये लिख दिया, और जो अल्फ़ा बीटा होता है वो होता है सी अपॉन में ए, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल हैं तो बीटा की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ? अल्फ़ा ओनली। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है या नेगेटिव नंबर होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पर बन गया अल्फ़ा का स्क्वायर, तो मैं पहले लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। अब अल्फ़ा का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब सी अपॉन ए भी कैसे नंबर होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल गया कि सी और ए का दोनों का सेम साइन होना चाहिए, सी एंड ए बोथ हैव सेम साइन, तभी तो हमारा सी अपॉन ए पॉजिटिव होगा। बाई चांस सी पॉजिटिव हो गया सपोज और ए नेगेटिव हो गया तो राइट हैंड साइड नेगेटिव हो गया, और अल्फ़ा का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव बन जाएगा, या फिर दोनों ही पॉजिटिव ले लो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर आएगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि सी और ए के पक्का सेम साइन है, इतना कन्फर्म हो चुका है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखा हमने कि जो 2 अल्फ़ा है वो किसके इक्वल आया? माइनस बी अपॉन ए के, यस और नो? अब 2 अल्फ़ा हमारा इक्वल तो आ गया किसके? माइनस बी अपॉन ए के। अब दो केसेस बने थे नीचे कि सी और ए के बोथ साइन है, मतलब बोथ हैव सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। अब अगर ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं, ए और सी दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो और दूसरा केस है ए और सी दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इसको हम केस वाइज करना पड़ेगा हमें लग रहा है। तो यहाँ पे दो केस बना लेते हैं, केस 1 और केस 2। ए और सी इनके सेम साइन है, मतलब ए और सी मैंने मान लिया दोनों बोथ पॉजिटिव। केस 2 में मान लिया मैंने ए और सी बोथ नेगेटिव। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ से तो मैंने यहाँ पे दो केस बना दिए। अब 2 अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो अल्फ़ा है वो क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन में 2 है ना। और इस वाले केस में हमने यहाँ से मैंने अल्फ़ा निकाला है, ओके। अब देखो ध्यान से, ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये तो पॉजिटिव हो गया तुम्हारा, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो टोटल जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी के इक्वल आ गई केस 1 में, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी के इक्वल आई है, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी के इक्वल आ गई, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, अल्फ़ा फिर से माइनस बी अपॉन 2 ए के इक्वल है, और इस वाले केस में हमने ए को क्या माना है? नेगेटिव। तो ए अगर नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो बी अपॉन किसके इक्वल आ जाएगी? बी अपॉन में 2 के। मतलब अब जो अल्फ़ा है वो बी के ऊपर डिपेंड करेगा कि बी का साइन क्या है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो ज़ीरोज़ हैं दोनों वो इक्वल हैं, दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो इक्वल हैं।
अब अगर दोनों ज़ीरोज़ इक्वल हैं हमारे तो इससे तो कुछ रिलेशन बन नहीं रहा। 1 मिनट में देख लेता हूँ इसको अच्छे से। और अ, अच्छा, तो इसको ऐसे किया जा सकता है। इस वाले क्वेश्चन को हटाओ यहाँ से, है ना। दोबारा करता हूँ इस वाले को, रुको, दोबारा करता हूँ। देखो, हमें जो पॉलिनॉमियल गिवन था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमें बोला गया था कि जो दोनों जीरोज़ है वो इक्वल है, मतलब अल्फ़ा और बीटा इक्वल है। और हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन में क्या होता है, ए। तो बीटा और अल्फ़ा इक्वल है, मतलब 2 टाइम्स अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया, माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन में 2a आ गई। यस और नो, ये तो सिंपल था इतना। दूसरा, हमें ये पता है कि जो अल्फ़ा बीटा होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है, और क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों ही इक्वल है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। यस और नो, अल्फ़ा का स्क्वायर लिख सकता हूँ सी अपॉन ए। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब लेफ्ट वाले को सॉल्व करते हैं। माइनस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा सी अपॉन में ए। इस a से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4ac। अब ध्यान से बात सुनो, जो बी स्क्वायर है वो एक स्क्वायर नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। 4 तो एक कांस्टेंट नंबर है जो कि खुद पॉजिटिव है, तो अब जो साइन है वो ए और सी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ए और सी दोनों का सेम साइन हुआ, अगर दोनों ही पॉजिटिव हुए तो बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ए और सी दोनों नेगेटिव हुए तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ए और सी का साइन कैसा होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज बाई चांस एक ए पॉजिटिव हो गया और एक सी नेगेटिव हो गया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, और बी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ ए और सी का दोनों का सेम साइन होना चाहिए। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन 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 ए और सी के सेम साइन होने चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको और देख लेते हैं, निपटा देंगे फिर इसको। फिर थोड़ी देर बाद मैं ट्राई करूँगा, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं इनको अपलोड कर दूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, देखो ये बोला गया इफ़ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, मतलब सपोज ये ग्राफ है, ये एक्स है ये वाई है, ऐसे इंटरसेक्ट कर गया, तो बोल रहा है इट नीड नॉट टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ज़रूरी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही हो। तो देखकर तो ये लग रहा है कि हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही होगा। तो बात भी सही है, जनरली होता ही है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है। सपोज़ ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है, नहीं, कोई भी ग्राफ बना सकते हैं हम, कोई भी कर्व बना सकते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, मतलब एक्स वाई प्लेन में। तो एक ग्राफ ये भी हो सकता है जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है ब्लू कलर का। ध्यान से देखो, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। अब आप खुद बताओ, ये स्ट्रेट लाइन से बनाया ना ये वाला ग्राफ वी शेप का, तो ये क्वाड्रेटिक तो हो नहीं सकता क्योंकि स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से बना है। इसका मतलब इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। बात समझ में आ गई? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो है नहीं, फिर भी इसने 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर दिया। चलिए अब एक और क्वेश्चन जो है इसका लास्ट क्वेश्चन वो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया इफ़ टू ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल आर जीरो। तो सपोज एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल कुछ इस तरीके से है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस आएगा इधर। ओके, बोले 2 जीरोज़ जो हैं वो ज़ीरो है, मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा में से मैंने बोला बीटा भी ज़ीरो है और गामा भी ज़ीरो है। तो बोला गया है देन इट डज़ नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म। लीनियर का मतलब होता है एक्स की पावर 1 वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कैंसिल हो जानी चाहिए, और कांस्टेंट टर्म भी नहीं होनी चाहिए, मतलब डी वाली टर्म भी कैंसिल हो जानी चाहिए। चेक करते हैं ऐसा होता है नहीं होता। देखिए, हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए, और जो अल्फ़ा बीटा गामा होता है वो होता है माइनस डी अपॉन ए। ओके, ध्यान से देखो, बीटा और गामा की वैल्यू ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो गया, तो अल्फ़ा इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो अल्फ़ा इंटू ज़ीरो इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा ज़ीरो हो गया, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसका मतलब कि कांस्टेंट वाला पार्ट तो नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखो, बीटा भी ज़ीरो है और गामा भी ज़ीरो है, तो बीटा ज़ीरो गामा ज़ीरो, बीटा ज़ीरो गामा ज़ीरो, बीटा ज़ीरो गामा ज़ीरो, तो ये तीनों ही टर्म कैंसिल हो गई। तो सी अपॉन ए किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के।
इसका मतलब हमने यहाँ से देखा कि सी भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, मतलब कि इसकी लीनियर टर्म भी नहीं होगी क्योंकि एक्स की पावर वन वाली टर्म गायब हो चुकी है क्योंकि सी ज़ीरो था। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ आया ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स कर, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर दो ज़ीरोज़ ज़ीरो ही हैं तो देन इट डज़ नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म, जो कि बात बिल्कुल सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और बहुत ही कम टाइम में मैंने करवाने की कोशिश करी है। हो सकता है स्पीड फास्ट लगी और पीछे से ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, बट बिलीव मी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते रहो, जो भी तुम्हारा डाउट आएगा वो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।